नमस्कार दोस्तों, आज हम डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसका जो मैंने शॉर्ट नोटिस था वो पहले ही डाल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर और उसमें मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, जिसके लिए आप जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी अच्छे नंबर में आपकी वैकेंसी है। टोटल आपकी 1732 वैकेंसी है, यानी कि 1732 वैकेंसीज हैं। अलग अलग आपकी जो पोस्ट हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें आपकी ग्रेजुएशन 10th 12th ये सब मांगा है। तो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपका एग्जाम का पैटर्न वो भी हम इसमें चेक करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपके लिए जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसीज़ हैं, उसकी जो एक एक वैकेंसी निकलती है जिसमें 10 दिन ये सिर्फ भरने के लिए ही देते हैं, वो सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डलते हैं। तो अगर आप एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और साथ ही साथ उसमें मैंने एक ऑप्शन डायरेक्ट बात करने के लिए भी रखा है, मुझसे जुड़ने के लिए रखा है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स को बहुत सारे डाउट होते हैं तो वो पूछ नहीं पाते। अगर पूछते हैं तो ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में नोटिफिकेशन आता है बट बहुत लेट आता है। तो उसके सोल्यूशन के लिए कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाए, इन टाइम रिप्लाई मिल जाए, उसके लिए भी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो चैनल से जुड़िए, अपने डाउट क्लियर कीजिए और अपनी लाइफ में सक्सेस पाइए जल्द से जल्द, ठीक है। तो टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो लिंक में है, जाके जुड़िए। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो का डिस्कशन डिटेल से। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1732 वैकेंसी है। वैकेंसीज़ का नंबर बहुत अच्छा है। डेट मैं बता दूं कि ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ये 6 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। अभी भी शुरू नहीं हुआ है, 6 अक्टूबर से शुरू होगा। तो इसका मैंने देखो शॉर्ट नोटिस बहुत पहले ही डाल दिया था। तो अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो ज्वाइन जरूर करिएगा टेलीग्राम चैनल। लास्ट डेट की बात करें तो ये है 5 नवंबर शाम के 6 बजे तक, ठीक है। तो ये जरूर टाइम ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 बजे तक जनरली रखते हैं बट इसमें सिर्फ 6 बजे रखा है। और आप लास्ट डेट का वेट ही मत करिए पहले तो, क्योंकि टेक्निकल फिर ग्लिचेस आते हैं तो उससे कैंडिडेट परेशान होते हैं। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है तो जल्द से जल्द आप भर दीजिए। टेंटेटिव डेट क्या है आपके इसमें एग्जाम की, वो है दिसंबर या जनवरी। तो जल्दी अपना एग्जाम भी ले लेंगे और जल्दी से आपका सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो स्टेज 2 होगी उसको भी नोटिफाई करेंगे वेबसाइट पर। सारी टेंटेटिव डेट्स है, चेंज भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, बट हो जाएगा, इतना रहता है, ठीक है। अब आगे बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका बता दूं। आपको ऑनलाइन इसमें फॉर्म भरना है, वेबसाइट आपकी इन्होंने दी हुई है। आपको जाना कहाँ पर है, जॉब एंड इंटर्नशिप के सेक्शन पे जाना है, व्यू ऑल में जाना है, लेटेस्ट जॉब में जाना है, फिर जॉब कैटेगरी में जाना है, देन आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाना है। तो इतने सबसे बचने के लिए आप सिंपल सा एक काम करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं पोस्ट पर। पोस्ट कोड का भी ध्यान रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त काम आ सकता है। तो नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो डेप्यूटी डायरेक्टर आर्किटेक्चर में है, ग्रुप ए की वैकेंसी है, लेवल इसका पे 11 है, 40 ईयर्स एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी है आर्किटेक्चर में, इन अर्बन डिज़ाइन या कंजर्वेशन या फिर लैंडस्केप या फिर बिल्डिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके साथ ही इन्होंने मांगा है डिग्री इन आर्किटेक्चर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। साथ में कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आर्किटेक्चर ऑफिस में इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। और एक और चीज़ इन्होंने मांगी है कि मेंबरशिप होनी चाहिए आपकी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो आपकी टोटल 4 इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, सबकी सब आपके पास होना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए बात करें तो 4 है, उसमें से एक कैंडिडेट के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट पर चलते हैं और इसमें है डेप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के अंडर पोस्ट। ए लेवल है ग्रुप और 11 पे लेवल है, 40 ईयर्स एज लिमिट है। पीजी मांगी है या डिग्री मांगी है जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में या पब्लिक रिलेशन में या एडवर्टाइजमेंट और इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर 6 साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस मांगा है रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी में, और वो होना चाहिए न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेप्यूटेड आपके इंस्टीट्यूट में होना चाहिए या इक्वलेंट में होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कमर्शियल पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 6 साल का जरूर, और पीजी तो मांगी है इनमें से किसी एक आपके डिसिप्लिन में, ठीक है। फिर इसमें जो वैकेंसी का नंबर है वो एक ही है, वो भी आपके अंडर को इन्होंने दिया है। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग ए ग्रुप है, इसका 11 पे लेवल है, 40 साल एज लिमिट है। बैचलर की डिग्री मांगी है प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल या म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग, या फिर मास्टर डिग्री मांगी है ज्योग्राफी में या सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या मांगा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है इन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द फील्ड। तो टाउन में हो या सिटी या अर्बन में या हाउसिंग या ट्रांसपोर्ट या एनवायरमेंटल प्लानिंग में, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन प्लानिंग ऑफिस इन डेवलपमेंट अथॉरिटी या लोकल बॉडी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, ठीक है। तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग ऑफिस का, और वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोकल बॉडी या किसी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है और 2 आपकी ये है ओबीसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग में ही ग्रुप ए की पोजीशन है, पे लेवल 10 है, 35 ईयर एज लिमिट है। और अच्छा एक और चीज़ रह गई यार, नहीं ठीक है हो गया, हाँ। तो इसमें 35 साल एज लिमिट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है प्लानिंग आर्किटेक्चर सिविल या म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग में,
या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स में, इन तीनों में से किसी एक में। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द फील्ड, जो कि है टाउन, सिटी, अर्बन, हाउसिंग या ट्रांसपोर्ट या फिर एनवायरमेंटल प्लानिंग। तो इनमें से किसी एक फील्ड में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन हो बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 19 टोटल इसमें वैकेंसी का नंबर है, और उसमें से 10 अनरिजर्व के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 3 ओबीसी के लिए है। इसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 1 पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की, ए लेवल है और पे लेवल इसका 10 है, 35 ईयर एज लिमिट है। अच्छा, इसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के बिना आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी आपकी पोस्ट है, अच्छे लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है। इसी तरह से जो असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर में है, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है इन आर्किटेक्चर या फिर इन अर्बन डिज़ाइन या फिर कंजर्वेशन या फिर लैंडस्केप या फिर बिल्डिंग इंजीनियरिंग में। साथ में आपसे डिग्री मांगी है आर्किटेक्चर की और साथ में आपसे मेंबरशिप मांगी है आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आपका मेंबरशिप होनी चाहिए और इन्होंने यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। टोटल आपकी 8 वैकेंसी है, 8 में से 6 अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए है, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए। नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में, ग्रुप ए लेवल है और इसमें जो ग्रुप ए है मतलब लेवल 10 है, 35 ईयर लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा है इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर में, साथ में डिग्री मांगी है आर्किटेक्चर में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अगर ये दोनों सिर्फ आपके पास है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लैंडस्केप प्लानिंग में इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी, ठीक है। बैचलर डिग्री के केस में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और इसमें एक ही वैकेंसी है आपकी और ये है एसटी के लिए, आई थिंक, हाँ ये आपकी एसटी के लिए है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम, ग्रुप ए लेवल 10, 30 ईयर लिमिट। एम.टेक मांगा है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में फर्स्ट क्लास या फिर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, यानी या तो आपके 60% हो या उससे अबव हो। और अगर आपके पास ये है सिर्फ तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीई, बीटेक या एमएससी की हो इन कंप्यूटर साइंस, आईटी या एमसी किया हो विद एटलीस्ट 60% मार्क्स या उससे अबव, और साथ में आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। तो अगर आपने मास्टर्स की है तो इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, बट बैचलर्स की डिग्री ली है तो उसमें आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस की डिमांड इन्होंने करी है। 3 आपकी टोटल वैकेंसी है, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट पोजीशन पर आते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की, एक ग्रुप है लेवल 10 है, 21 से 30 साल एज लिमिट है। ऑब्टेन्ड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिग्री करी हुई हो, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और साथ में इन्होंने बोला है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट होनी चाहिए ऑफ द सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। तो वही है कि आपकी जो है किसी न किसी एक्ट के अंडर आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आनी चाहिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है यूजीसी ग्रांट एक्ट 1956 के अंडर, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ए वाली क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास सेक्शन ए एंड बी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऑब्टेन्ड डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन एंड अंडर सच कंडीशन एज मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपके पास ये भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक वाली क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। टोटल आपकी जो है 10 वैकेंसी है, 10 में से 7 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 आपकी एसटी के लिए है और 2 आपकी ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। फिर नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, एक ग्रुप है, पे लेवल 10 है, 21 से 30 साल एज लिमिट है। इसमें से आपसे डिग्री मांगी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, बस इतना ही मांगा और कुछ भी नहीं मांगा, और ना ही इसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगा है। 3 इसमें टोटल वैकेंसी है, उसमें से 1 अनरिजर्व के लिए है और 1 आपकी ये है एससी के लिए, ठीक है, और 1 है आपकी ओबीसी के लिए। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्टीरियल में वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, पे लेवल 8 है, 30 साल एज लिमिट है। मास्टर डिग्री मांगी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपके पास। स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए पर्सनल एचआर या इंडस्ट्रियल रिलेशन या रियल एस्टेट या अर्बन मैनेजमेंट या फाइनेंस या मार्केटिंग में, ठीक है। तो इनमें से किसी एक में आपकी स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए। टोटल 15 वैकेंसी है, उसमें से 9 अनरिजर्व के लिए है और 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 है एससी के लिए, 1 है एसटी के लिए, 2 आपकी ओबीसी के लिए और 2 रखी है इन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो आपकी पोजीशन है लीगल असिस्टेंट की, ग्रुप बी की है, पे लेवल 7 है, 30 ईयर एज लिमिट है। रेगुलर डिग्री मांगी है लॉ की और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एट बार एंड अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एट बार, ठीक है। और अगर कोई डीडीए का एम्प्लॉय है तो रेगुलर डिग्री मांगी है लॉ की और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, उसी के साथ इन्होंने 3 साल का रेगुलर सर्विस मांगी है डीडीए की, ठीक है। इसमें टोटल 7 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 5 है और 2 ओबीसी के लिए है। 1 इन्होंने रखी है किसके लिए, मतलब हॉरिजॉन्टली रखी है, 1 आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग असिस्टेंट की पोजीशन, बी है ग्रुप और 7 पे लेवल है, 30 साल एज लिमिट है। बैचलर डिग्री मांगी है प्लानिंग या आर्किटेक्चर में, कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसमें। फिर 23 इसमें टोटल वैकेंसीज का नंबर है, उसमें से 17 अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए और 3 आपकी एसटी के लिए और 1 आपकी ओबीसी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोजीशन, ग्रुप बी की वैकेंसी है, पे लेवल 7 है, 30 ईयर एज लिमिट है। आर्किटेक्चर की डिग्री मांगी है, 9 टोटल वैकेंसी है, 4 अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 2 ओबीसी के लिए है और 1 हॉरिजॉन्टली पीडब्ल्यूडी के लिए है। प्रोग्रामर की वैकेंसी ग्रुप बी में है, 6 इसका पे लेवल है, 30 ईयर एज लिमिट है। इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक में, या फिर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बी लेवल आपके पास होना चाहिए
फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स। तो यहाँ जो आपका नाइलिट है वहाँ से आपका क्या होना चाहिए, ये डी लेवल आपके पास होना चाहिए। और साथ में आपका एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने 1 साल का इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, RDBMS एंड डाटा प्रोसेसिंग का। तो क्वालिफिकेशन में से इन तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए। और अगर ये मान लीजिए आपके पास ये पहला वाला इंजीनियरिंग की डिग्री है तो उसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर दूसरे वाला है तब भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और तीसरा है तब भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है इसमें, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 EWS के लिए और 1 आपके ST के लिए और 2 OBC के लिए है। नेक्स्ट पोजीशन आपकी जूनियर इंजीनियर सिविल में, B इसका ग्रुप है और 6 पे लेवल है, 18 से 27 साल लिमिट है। DDA के एम्प्लॉय को इसमें रिलैक्सेशन देंगे, बाकी रिलैक्सेशन कैटेगरीज को भी मिलता है। डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नोट बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर मे ऑल्सो अप्लाई। तो आपने बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर साथ में और बात करें कि कितनी इसमें वैकेंसी है, टोटल 104 वैकेंसी है। 104 में से 45 अनरिजर्व के लिए, 7 आपकी EWS के लिए, 11 ST के लिए, 3 ST के लिए और 38 OBC के लिए है। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया गया है PWD को। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, या तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। ग्रुप B है इसका, पे लेवल 6 है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 67 वैकेंसी है। 67 में से 32 अनरिजर्व के लिए, 6 EWS के लिए, 8 ST के लिए, 4 ST के लिए, 17 OBC के लिए, बाकी 4 इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है आपका किसके लिए, PWD के लिए। नेक्स्ट है सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर में, ग्रुप B है, पे लेवल 6 है, 30 ईयर लिमिट है। बैचलर की डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में या फिर फॉरेस्ट्री में। 75 इसमें टोटल वैकेंसी है, 51 अनरिजर्व के लिए, 7 EWS के लिए, 8 SC के लिए, 3 ST के लिए, 6 OBC के लिए और 2 आपकी PWD के लिए इन्होंने रखी है। नेक्स्ट है नायब तहसीलदार, ग्रुप B की पोजीशन है, लेवल 6 है, 21 से 30 साल एज लिमिट है। डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ या अबव आपके पास होनी चाहिए। टोटल 6 वैकेंसी है, 6 में से 5 अनरिजर्व के लिए, 1 आपके ST के लिए और 1 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रखा है किसको, PWD को। नेक्स्ट बात करें अब जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की, ग्रुप B की पोजीशन है, लेवल 6, 30 ईयर लिमिट। मास्टर डिग्री मांगी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो अगर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है आपने हिंदी में और इंग्लिश आपका एक क्या रहा है, सब्जेक्ट रहा है आपकी डिग्री लेवल पर, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री करी है इंग्लिश में और हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहा है डिग्री लेवल पर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपका एक जो है क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का, ठीक है। या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का आपकी किसी गवर्नमेंट की बॉडी में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या ऑटोनोमस बॉडी हो, इनमें से किसी एक में आपने एक्सपीरियंस लिया हो 2 साल का। तो ब्रीफ में समझ लीजिए, अगर आपने मास्टर डिग्री करी है, ठीक है, हिंदी में, तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर, या फिर मास्टर डिग्री अगर आपने करी है इंग्लिश में तो हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर, ठीक है। ये होगी पहली बात। उसी के साथ आपको या तो डिप्लोमा चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए ट्रांसलेशन का ही। अगर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का ट्रांसलेशन का ही, और वो किसी गवर्नमेंट बॉडी में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। 6 इसमें टोटल वैकेंसी है, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए और 1 SC के लिए है और 1 ही आपकी किसके लिए, OBC के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, नॉन मिनिस्टीरियल है, C इसका ग्रुप है, पे लेवल इसका कितना है, 5 है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। बैचलर डिग्री मांगी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में फिजिकल मेजरमेंट भी मांगा है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर फॉर हिली एरियाज, और चेस्ट मांगी है 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड मांगी है 85 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है उनके लिए जो हिली एरियाज में है और शेड्यूल ट्राइब है। फिर वेट मांगा है 55 किलोग्राम। फिजिकल मेजरमेंट फीमेल के लिए कितना है, 157 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, रिलैक्सेशन है हिली एरियाज के लिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सिक्योरिटी एंड फायर फाइटिंग ड्यूटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। या फिर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए इन डिफेंस या पुलिस में। ये हो गई आपकी इसकी वैकेंसी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। 6 टोटल वैकेंसी है, 5 अनरिजर्व के लिए है और 1 आपकी ये है OBC के लिए। 6 इन्होंने रखी है ये PWD के लिए भी, ठीक है। PWD यानी एक्स सर्विसमैन के लिए, PWD के कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी हॉरिजॉन्टल है, इन्हीं में से दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वेयर की पोजीशन है, C ग्रुप लेवल है, लेवल इसका 5 है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। 2 साल का इन्होंने डिप्लोमा मांगा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का इन सर्वेइंग, ठीक है, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है सर्वे वर्क का। 6 टोटल वैकेंसी, 1 अनरिजर्व के लिए, 1 EWS के लिए, 1 ST के लिए, 3 OBC के लिए, 1 PWD के लिए हॉरिजॉन्टल है। स्टेनोग्राफर ग्रुप D की वैकेंसी C ग्रुप है, 4 लेवल है, 18 से 30 साल एज लिमिट है। 12 पास इन्होंने मांगा है, साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी है 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। स्किल टेस्ट होगा आपका स्टेनो का ही, जिसमें डिक्टेट करा जाएगा 10 मिनट के लिए, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की मांगी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर पर 50 मिनट इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे और 65 हिंदी के दिए जाएंगे। टोटल इसमें 44 वैकेंसी है, 24 अनरिजर्व के लिए, 2 EWS के लिए, 5 SC के लिए, 8 ST के लिए और 5 ही आपकी OBC के लिए है। बाकी इन्होंने टोटल जो वैकेंसी रखी है 5 PWD के लिए हॉरिजॉन्टली रखी है। पटवारी की वैकेंसी है, C ग्रुप है, पे लेवल 3 है, 21 से 27 साल लिमिट है, ग्रेजुएशन मांगी है बस इन्होंने और कुछ भी नहीं मांगा इसके साथ, बाकी ये सब डिजायरेबल है। तो टोटल जो वैकेंसी का नंबर है 79 है, उसमें से 33 अनरिजर्व के लिए, 8 आपकी EWS के लिए, 12 आपकी SC के लिए है, ठीक है, हाँ 12 आपकी SC के लिए, 4 ST के लिए, 22 OBC के लिए और 8 आपकी है ये एक्स सर्विसमैन PWD के लिए हॉरिजॉन्टली दी गई है। इसमें भी आपकी जो ये 5 है वो भी हॉरिजॉन्टली दी गई है।
अब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए की वैकेंसी है। सी इसका क्या है, ग्रुप है। पे लेवल 2 है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। 12th पास इन्होंने मांगा है। बाकी टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है। और जो आपकी 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट जो कि डिप्रेशन होगा वो 10,500 है इंग्लिश के लिए और 9,000 है हिंदी के लिए, ठीक है। और 5 की से आपका एक वर्ड बनेगा, तो इस हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड काउंट की जाएगी। 199 टोटल इसमें वैकेंसी का नंबर है, अच्छा नंबर है। फिर 86 उसमें से अनरिजर्व के लिए है, 20 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 26 एससी के लिए है, 14 एसटी के लिए है, 53 ओबीसी के लिए है। बाकी हॉरिजॉन्टली दी गई है इनको पीडब्ल्यूडी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, ये हो गई आपकी ओके। अच्छा, इसमें इन्होंने वो भी दिया गया है कि ये कैसे कैसे जो टाइपिंग की क्राइटेरिया है वो रखने वाले हैं। तो टोटल एडवर्टाइज वैकेंसी फॉर जेएसए पोस्ट आर फर्दर बाइफर्केटेड इनटू 2/3 66.66% वैकेंसी फॉर कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर इंग्लिश टाइपिंग एंड 1/3 वैकेंसी फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी टाइपिंग इन द टाइपिंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें ये बात नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी इसमें इंग्लिश के लिए जो भरने वाले हैं उनको अलग और बाइफर्केट किया है वैकेंसी का, यानी इंग्लिश के लिए जो टोटल वैकेंसी है उसका 2/3 दिया जाएगा इंग्लिश टाइपिंग वालों को और 1/3 दिया जाएगा हिंदी टाइपिंग वालों को, और ये आपको चुनने का मौका एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही दिया जाएगा, ठीक है। अफोरसेड बाइफर्केशन विल बी सब्जेक्टेड टू द कंसिडरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट एग्जामिनेशन अलाउड टू बी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स-सर्विसमैन वगैरह के लिए है, उनको थोड़ा एग्जामिनेशन और मिलेगा, ठीक है। फिर चॉइस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही भरनी है। माली की वैकेंसी है, ग्रुप सी की, पे लेवल इसका 1 है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10th मांगी है बस। 282 वैकेंसी है, बहुत अच्छा नंबर है इसका। फिर 118 रिजर्व के लिए, 30 ईडब्ल्यूएस के लिए, 35 एससी के लिए, एसटी के लिए 22, 77 ओबीसी के लिए। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी को। इसी में एमटीएस की वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन मिनिस्ट्रियल है, ग्रुप सी है, पे लेवल 1 है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 10th ही मांगी है। 745 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसकी, 745 टोटल वैकेंसी है। उसमें से 298 अनरिजर्व के लिए, 84 ईडब्ल्यूएस के लिए, 91 एससी के लिए, एसटी के लिए 63 और ओबीसी के लिए 209, ठीक है। और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ये होगी टोटल आपकी वैकेंसीज का नंबर। बहुत अच्छे से समझ लिया होगा आपने, समझ भी लिया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं और आप टेस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए अच्छी खासी तैयारी आपको इसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कंपटीशन आपका टफ होगा इसमें। अब जो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भरने चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेटली फॉर्म भरना है, फीस भी आपको अलग अलग ही लगेगी, एक फीस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इफ कैंडिडेट ऑप्ट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट इन दैट सेपरेट एप्लीकेशन फीस शैल बी पेबल फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओबीसी वगैरह के लिए दिया गया है कुछ चीज़ें, तो इसको हम स्किप करते हुए आगे चलते हैं और जानते हैं और इसकी जो आगे डिटेल्स है उसके बारे में, है ना। तो ओके, बड़ो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको पता ही है, इंडियन सिटीजनशिप वगैरह। रिलैक्सेशन जो मिल रहा है वो आपको पता होगा किस हिसाब से मिलता है। एससी के लिए 5 साल 3 साल, ओबीसी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूडी एससी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए। बाकी डिपार्टमेंटल भी दिया जाएगा 5 साल का, ग्रुप ए एंड बी गजेटेड पोस्ट के लिए भी दिया जाएगा 5 साल का, बी के लिए 3 साल का, और विडो डाइवर्स जो है वो अप टू 35 ईयर तक फॉर्म भर पाएंगे, और अगर SC/ST है तो वो 40 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। बट जो वुमेन है, डाइवर्स है, विडो है, उनके लिए एक शर्त है कि उन्होंने दोबारा जो है शादी ना की हो, ठीक है। फिर ये चीज़ हो गई और इसमें ठीक है, और ये ग्रुप सी के पोस्ट के लिए है सिर्फ, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें आगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर ही लिया है सबके लिए सेपरेटली। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको जल्दी से रिप्लाई चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको एक ही दिन में रिप्लाई मिल जाएगा। एग्जामिनेशन फीस पर आते हैं, ओबीसी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस को 2500 रुपये देनी है, नॉन रिफंडेबल फीस है। और जो पीडब्ल्यूडी है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, ठीक है, एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST उनको 1500 रुपये देनी है फीस, ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट ऑफिस organization on regular basis after availing of the benefit of the reservation given as serviceman for them not eligible for refund of fee। तो ठीक है, आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई में मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है। आगे चलते हैं और इसमें आपका एग्जाम पैटर्न रह गया है बस, है ना। बाकी चीज़ें तो हमने इसमें डिस्कस कर ही ली है। तो ये रहा आपका क्या, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो आपकी पोस्ट है ग्रुप ए की, ठीक है, जो हमने डिस्कस करी है ऊपर, ये सारी ग्रुप ए की पोस्ट है। तो उनके लिए इन्होंने क्या रखा है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है डेप्यूटी आर्किटेक्चर में डेप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन प्लानिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप सिस्टम, सिविल, ठीक है, सिविल नहीं सॉरी सिस्टम तक, इसमें आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो पहले आपका CBT होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो जो आपकी CBT है 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे के होंगे। पार्ट 1 होगा, 2 क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 100 मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज करंट अफेयर इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन होगा आपका, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें रीजनिंग होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क। स्टेज 2 में इंटरव्यू है 15 मार्क का है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। फिर ये हो गया। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। तो एलिजिबल एस्पिरेंट सिलेक्शन
will be made through the non-recommended candidate list available on the UPSC Pratibha Setu portal for candidate who qualified all stages, that is prelim, mains and interview of the UPSC UPSC Engineering Service Examination यानी ESU 2024 in respective discipline but did not make it to the final list। तो जिन कैंडिडेट ने यूपीएससी दिया है इंजीनियर सिविल नहीं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ESE 2024 का और उन्होंने प्रीलिम भी क्लियर करा, मेंस भी और इंटरव्यू भी, लेकिन उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, उन कैंडिडेट्स को ये लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कोई भी वैसी चीज़ नहीं रखी है कि एग्जाम वगैरह। तो सीधा अगर आपने यूपीएससी का ECE 2024 एग्जाम दिया है, उसमें सारे स्टेजेस क्लियर करे हैं बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, उनको ये डायरेक्टली चुन लेंगे। ठीक है, उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनकी मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल जो आपकी पोजीशन है, इसमें सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर है। तो 150 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, आपके डिसिप्लिन के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। फिर पार्ट 2 में आएगा रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश का पेपर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इंटरव्यू होगा सेकंड स्टेज में 15 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू आपका क्वालिफाइंग नेचर है, फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बच्चों को। ठीक है, सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द CBT एग्जामिनेशन स्टेज 1 एंड इंटरव्यू क्वालिफाइंग इन नेचर। तो दोनों के बेस पर आपका ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। अब जो लीगल असिस्टेंट की पोजीशन है, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्चर असिस्टेंट, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल और सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर और नायब तहसीलदार, इनके लिए भी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा। इसमें स्टेज 1 है, CBT क्वेश्चन पूछे मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे के लिए, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रीजनिंग के, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और आपके जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। फिर जो नेक्स्ट पोजीशन है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें 2 स्टेज का एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 में ऑनलाइन एंड स्टेज 2 में कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन होंगे, पेन एंड पेपर मेथड का। तो स्टेज 1 की बात करें तो 200 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और जनरल हिंदी होगी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की, एंड जनरल इंग्लिश होगी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की। 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। स्टेज 2 की बात करें तो एग्जाम विल बी कन्वेंशनल टाइप, यानी कि पेन एंड पेपर का आपका क्वेश्चन एग्जाम होगा और वो 200 मार्क का पेपर होने वाला है, 2 घंटे का होगा। पेपर जो है 2 पैसेज होंगे उसमें ट्रांसलेशन के लिए, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो एक पैसेज जो होगा वो होगा हिंदी टू इंग्लिश जो है आपका ट्रांसलेशन के लिए, तो दूसरा पैसेज जो होगा वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का होगा। फिर एन essay ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश, फिर एक ऐसे भी होगा टू टेस्ट द कैंडिडेट ट्रांसलेशन स्किल एंड देयर एबिलिटी टू राइट एज वेल एज कंप्रीहेंड द 2 लैंग्वेज करेक्टली, प्रिसाइसली एंड इफेक्टिवली। तो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे ट्रांसलेशन का काम ही ये पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेटर का। फिर है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर नॉन मिनिस्ट्री की जो पोजीशन है, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है और 150 क्वेश्चन 2 घंटे के होंगे, MCQ टाइप के। पहले में आपका वही 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और करंट अफेयर होगा। फिर पार्ट 2 में रीजनिंग होगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश का पेपर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। सर्वेयर में सिंगल स्टेज एग्जाम है, एक ही स्टेज का एग्जाम है। पार्ट 1 होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और आपके डिसिप्लिन से होंगे और बाकी करंट अफेयर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे टोटल 2 घंटे के। पार्ट 2 में वही आपका रीजनिंग 10 क्वेश्चन वाली और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, इन सबके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है फॉलोइंग बाय टाइपिंग एंड स्किल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें 220 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। फिर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा कॉम्प्रिहेंशन होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैंडेटरी है और क्वालिफाइंग इन नेचर है। फिर स्टेज 2 में स्किल टेस्ट होगा, वही मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांसक्रिप्शन का टाइम वगैरह सब कुछ है ना। फिर स्टेज 3 है टाइपिंग टेस्ट, मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है, 10 मिनट का होगा। नेक्स्ट है पटवारी का, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, 200 क्वेश्चन 2.25 घंटे के होंगे, 2 घंटा 15 मिनट के। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हिंदी या उर्दू लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ रेलेवेंट एक्ट्स भी पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी, मैंडेटरी होगी बट क्वालिफाइंग इन नेचर होगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, ये आपका पेपर हो गया। नेक्स्ट है JSA, इसमें भी आपका सिंगल स्टेज एग्जाम है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर 150 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी होगा बट क्वालिफाइंग इन नेचर है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर। फिर टाइपिंग टेस्ट होगा वही 10 मिनट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी का सिंगल स्टेज एग्जाम है, पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स पूछे जाएंगे और करंट अफेयर आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे। बाकी पार्ट 2 में होगा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट और कंप्यूटर नॉलेज, सारे के सारे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे ईच सेपरेटली। ठीक है, MTS का है, सिंगल स्टेज एग्जाम है ये और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे के लिए और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो ये आप समझ गए, सारी जो आपकी डिटेल है एग्जाम पैटर्न है अच्छे से समझ होंगे, एनालाइज कर लेना, अपना तैयारी बेहतर तरीके से रखना है ना। अब आते हैं इसके
किस पर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इन्होंने जरूर रखी होगी, कितनी रखी है वो हम देख लेते हैं, ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये रहा, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट शुड नोट दैट इन ऑर्डर टू डिस्करेज द गेस वर्क फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स इन मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर सेक्शन 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो 1/3 की यानी 33% की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अपना हर एक आंसर बहुत सोच समझ के आपको देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी। प्रिपरेशन की बात करें मेरिट की, तो जो क्वालिफाइंग मार्क ये रख रहे हैं अनरिजर्व के लिए 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 35% है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35% है। तो ये आपकी सारी डिटेल जो थी हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ना ना भूलेगा, क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जो भी नोटिफिकेशन के लिए, वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।